विपक्ष पर क्या असर पड़ने वाला है और क्या लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक बड़ा दांव खेल रही है? जितनी सियासी उठापटक आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है और फिर बिहार में जिस तरह की सुगबुगाहट हुई है, इससे क्या विपक्षी एकजुटता कमजोर हो रही है और क्या बीजेपी को कोई फायदा मिल सकता है या नुकसान भी हो सकता है? ये पहलू समझने जैसा है, वो मैं आपको इस पर थोड़ा बताना चाहूंगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह का बवाल मचा उससे विपक्षी खेमे में भी डर का माहौल बना है। और अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये नया गठजोड़ महाराष्ट्र में बीजेपी के हित में साबित होगा या नहीं? लोकसभा में बीजेपी को कैसे फायदा मिलेगा? आंकड़ों के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। शिवसेना और एनसीपी में विभाजन के बाद महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के पास अब कुल 185 विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 105 विधायक हैं। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 40 हैं। अजीत पवार भी दावा कर रहे हैं, कितने हैं अभी कहना बड़ा मुश्किल, लेकिन 40 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। तो 40-40 आप ऐसे मानकर चलिए, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। भाजपा और शिवसेना ने 2019 का लोकसभा चुनाव जो है वो साथ साथ में लड़ा था। उद्धव ठाकरे और बीजेपी ने मिलकर, देवेंद्र फडणवीस ने मिलकर लड़ा था। 48 में से 41 सीटों पर जीत मिली थी। ये बड़ी जीत थी। लोकसभा चुनाव की में 48 सीटों में 41 सीटों पर जीत। लेकिन आपको मैं बता दूं पेंच कहां फंस रहा है। एनसीपी कह रही है इन 48 में से हम 13 से 15 लड़ेंगे, और शिंदे गुट भी दावा कर रहा है हम भी जो है 13 से 15 लड़ेंगे। 13 इनको दे देंगे तो बीजेपी कहाँ चुनाव लड़ेगी? और क्या 48 सीटों में वो सिर्फ एनसीपी और शिंदे गुट के भरोसे रहकर चुनाव लड़ेगी? क्या बराबर बराबर की टक्कर होगी? भाजपा 23 पर लड़ी थी पिछली बार, और शिवसेना, भाजपा ने 23 सीटें जीती थी और 18 सीटें जो हैं शिवसेना ने जीती थी। जो 41 सीटें जीती गई थी, लड़े तो ये लोग आपस में मिलजुल कर। सीटों का बंटवारा जब हुआ था तो शिवसेना धीरे धीरे जो है बड़े भाई से छोटे भाई की भूमिका में आई, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनकी अपनी दावेदारी रहती है। और कितना मजबूत गठबंधन था ये भी आप समझ सकते हैं। 48 में से 41 सीटें जीतना एक बहुत बड़ी जीत थी, वो भी महाराष्ट्र में। और 23 जो है बीजेपी की, 18 शिवसेना को भी मिली थी। तो आप प्रभाव भी समझ सकते हैं। 2019 में ही होने वाले विधानसभा चुनाव में यही स्थिति बनी। एनडीए के खाते में 161 सीटें आई। बीजेपी 25.75% वोट शेयर के साथ 105 सीटें हासिल करने में कामयाब रही। शिवसेना, जो उद्धव की पूरी संयुक्त शिवसेना थी, जब शिंदे भी साथ में थे, 56 सीटों पर जीती और 16.41% वोट शेयर बना। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। हालांकि बाद में शिवसेना का रास्ता अलग हो गया। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनी। इस राजनीतिक गठबंधन का भविष्य भी लंबा नहीं रहा। 3 बड़ी पार्टियों और उनके वोट बैंक के एक साथ आने से भाजपा के लिए यह राह मुश्किल दिखने लगी। इस बीच महाराष्ट्र में बड़ा सियासी हलचल का माहौल देखने को मिला। एकनाथ शिंदे के बागी तेवर ने उद्धव ठाकरे से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली। बाद में शिंदे की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनी। एकनाथ शिंदे के साथ 56 में से 40 विधायक आए। बाद में शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। शिवसेना का विभाजन भाजपा की पहली बड़ी सफलता माना गया। महाराष्ट्र में शिवसेना एक प्रमुख हिंदूवादी पार्टी है। चुनाव आयोग द्वारा विद्रोही गुट को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दिए जाने के बाद शिवसेना 2 भागों में विभाजित हो गई। शिवसेना को मुंबई और कोंकण क्षेत्रों में प्रभावशाली माना जाता है। मुंबई, ठाणे और कल्याण में भी एक प्रमुख राजनीतिक ताकत माना जाता है। और यहाँ ठाणे तो इलाका है एकनाथ शिंदे का, तो वहां पर उन्हीं का वर्चस्व चलता था। मराठा समुदाय हिंदुत्व के अनुयायी और शहरी मध्यम वर्ग को इसके मुख्य समर्थकों के रूप में देखा जाता है। भाजपा ने 39 विधायकों, 12 सांसदों और शिवसेना के संगठनात्मक ढांचे के एक हिस्से के साथ एकनाथ शिंदे पर बड़ा दांव लगाया है। एकनाथ शिंदे इन इलाकों में मजबूत हैं, वो भी समझ लीजिए। शिंदे को ठाणे और कल्याण डोंबिवली नगर पालिका क्षेत्र में एक मजबूत नेता के रूप में देखा जाता है। यहाँ कई नगर सेवक और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका समर्थन भी किया। इन इलाकों में बाल ठाकरे का भी वर्चस्व था। लेकिन 2019 के चुनाव में बांद्रा पूर्व विधानसभा सीट पर शिवसेना हार गई थी। आपको बता दें कि ठाकरे परिवार का निवास मातोश्री बांद्रा पूर्व में ही है। इस क्षेत्र को उनके गृह क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। मतदाताओं से उद्धव ठाकरे ने अपील भी की थी। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 70% उम्मीदवार यानी विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिले 16.41% वोटों में से लगभग 12% अपने साथ ले लिए और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में इस चुनावी अंक गणित को साधने की कोशिश करेंगे। इस लिहाज से तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या अजीत पवार की वापसी ने भाजपा का खेल बना दिया है? बड़ा सवाल है। अजीत पवार गुट लोकसभा चुनाव में एनडीए को कितनी मदद कर सकता है, क्योंकि शरद पवार अभी भी महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी हस्तियों में से एक हैं और एनसीपी का राजनीतिक अस्तित्व अभी भी उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। उधर 2024 का लोकसभा चुनाव मराठा मतदाताओं को आकर्षित करने और लुभाने के लिए शरद और अजीत पवार दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के चुनावी गणित के लिए अजीत पवार के गुट के पास अपना राजनीतिक आधार होना जरूरी है। अजीत पवार का दावा है कि उन्हें पार्टी के 40 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। वो शिवसेना के विद्रोही गुट की तरह ही एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह पर भी दावा कर रहे हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र और विशेषकर पुणे जिला एनसीपी का गढ़ है। इसका सबसे बड़ा वोट शेयर पुणे
पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर और सोलापुर जैसे जिलों से आता है, जिन्हें महाराष्ट्र का चीनी बेल्ट भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में मराठा समुदाय का वर्चस्व है। पश्चिमी महाराष्ट्र में 10 लोकसभा और 60 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में शरद पवार के सामने बड़ी चुनौती है कि वो अपने खेमे के सियासी वजूद को जिंदा रख पाएंगे। आपको बता दें, केवल 31 महीनों में एमवीए के पतन, भाजपा की ताकत को बढ़ना, भाजपा की ताकत का ये विपक्षी एकजुटता के लिए चिंता का विषय हो सकता है। लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बाकी है। राज्य में विपक्षी वोट बैंक पूरी तरह से डावाडोल हो गया, लेकिन देखिए दोनों तरफ बैठ सकता है ऊंट, कुछ समझ कहा नहीं जा सकता है। शरद पवार का दावा है कि जनता के बीच अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। उद्धव ठाकरे भी सहानुभूति वाले वोटों की बात कर चुके हैं। राज ठाकरे की नजदीकियों की बात भी कही जा रही है उद्धव ठाकरे से। क्या नया समीकरण बनेगा, कहना मुश्किल है, लेकिन यह विपक्ष वैसा विपक्ष नहीं है जैसा पिछले चुनाव में था। यानी इतना आसान नहीं है कि बीजेपी और शिवसेना उतरे और 41 सीटों को जीतकर ले आए 48 में। इतना आसान इस बार का चुनाव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एनसीपी के सामने एनसीपी भी होगी, यहाँ शिवसेना के सामने शिवसेना भी होगी। कांग्रेस अपना दांव खेल ही रही है। बीजेपी कहां कॉम्प्रोमाइज करेगी अपने इन दो घटक दलों के साथ, ये भी बड़ा सवाल रहेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में विपक्ष का भविष्य भी जो है वो थोड़ा सा अंधकारमय हो गया इस टूट फूट के बाद में। इससे केवल भाजपा को मदद मिलने की उम्मीद तो है, और मतदाताओं को भी इस दुविधा का सामना करना पड़ सकता है कि चुनाव में किसका समर्थन किया जाए। आपको क्या लगता है, ये जितनी टूट फूट महाराष्ट्र की सियासत में हुई है, इससे बीजेपी का नुकसान होगा या फायदा? अपनी टिप्पणी जरूर करें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।